with Modi, who is a terrorist. ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खरगे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश का जनता सबक सिखाएगा, लेकिन टेररिस्ट को मोदी जी के नेतृत्व में ही सबक सिखाएगा। झूठ बोलकर करने वाले कहते हैं अपनी स्पीच में, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था। ये सब दिन क्या है प्रधानमंत्री रहते हुए। कांग्रेस अपने अंत को स्वयं आमंत्रित कर रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज बेधड़क में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को लेकर, जो कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले खड़गे ने पीएम मोदी के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर बीजेपी भड़क उठी, कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी और जिसके बाद से कांग्रेस अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने पीएम को आतंकी नहीं कहा। लेकिन बीजेपी ने खड़गे के बयान को मुद्दा बना लिया। आज इसी मसले पर बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन से मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत भी की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब चुनाव के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विवादित बयान आया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा है। और अब बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम को आतंकी बता दिया। तो सवाल है, क्या कांग्रेस ने फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है? क्या कांग्रेस ने फिर सेल्फ गोल किया है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। With Modi, who is a terrorist. तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए निकले यही शब्द कांग्रेस की गले की फांस बन गए। प्रधानमंत्री के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस अध्यक्ष फंस गए। With Modi, who is a terrorist. खड़गे तमिलनाडु में गए तो थे कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने, जीत की रणनीति तैयार करने, बीजेपी और एआईएडीएमके को घेरने, लेकिन बीजेपी पर प्रहार करते हुए भावनाओं में इतने बह गए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। With Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ जहरीले बोल पर कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत करने बीजेपी चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का मुद्दा उठाया और कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में
मौत का सौदा कह करके उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा, लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को मुद्दा बना लिया, या यूं कहे कि कांग्रेस ने ही बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे वो हर चुनाव से पहले करते आई है। कांग्रेस ने जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर ओछी टिप्पणी की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पिछले साल बिहार चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई। नतीजा, बिहार में कांग्रेस की करारी हार हुई। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रावण से पीएम की तुलना की। नतीजा, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 में ही राहुल ने मोदी को डरा हुआ तानाशाह बताया। नतीजा सबके सामने है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार कहा, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस तीनों ही राज्यों में हार गई। 2023 में ही खड़गे ने सांप से पीएम मोदी की तुलना की। नतीजा वो खुद देख चुके हैं। और अब खड़गे ने बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस की नैया फिर डूबने वाली है? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी रही हों, चाहे उनके अन्य नेता रहे हों, उन्होंने हर वह गाली दी है, वह हर आप शब्दों का प्रयोग किया है जो सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में अशोभनीय होता है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया गया, पूरा देश इससे गुस्से में। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी भड़क उठी। कांग्रेस की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ी। कहना पड़ा कि उनका मकसद प्रधानमंत्री को अपमानित करना नहीं था। Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. Now, and I never say he is a terrorist. Terrorizing this, that's why it is. पीएम मोदी के लिए आतंकी शब्द के इस्तेमाल पर खड़गे अब सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस सफाई का अब क्या फायदा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी गालियों को चुनावी रैलियों में बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल जाए। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी है। सवाल है कि क्या पीएम के खिलाफ आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या पीएम मोदी के अपमान से कांग्रेस को फिर नुकसान होगा? क्या बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी को लेकर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे एक एक करके करवा दें। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर
चुनाव आयोग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल खड़गे की ओर से किया गया है, बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। अब ऐसे में चुनाव आयोग क्या कहता है? क्या ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेजेस को माफ किया जा सकता है या वाकई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत में इसे देखा जाता है? सर देखिए सुरभि, जहां तक सवाल इलेक्शन कमीशन का है तो इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है कि जब चुनाव घोषित करना होता है तो उससे पहले हर पार्टी के लीडर को, यानी जो हमारे यहाँ पार्टियां रजिस्टर्ड हैं स्टेट या सेंटर की, उनके लीडर्स को बुलाया जाता है, उनके सामने डिस्कस करता है इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें यही बातें कही जाती हैं कि देखिए आप किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाएंगे, जातिवाद का संबोधन नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने मुद्दों पे आप अपने डेवलपमेंट पे, अपनी शर्तों पे इलेक्शन लड़ेंगे, न कि एक दूसरे को इस तरह की बातें कहेंगे। और जिस तरह से बात की गई है मोदी जी के लिए वो उचित नहीं है। एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की बातें कही जाना अच्छा नहीं है। जो इस तरह से जो शब्द यूज किए गए हैं, हाँ लोग करते हैं यूज पार्लियामेंट के अंदर या अलग भी, और वैसे भी पॉलिटिकल अपना स्टेटमेंट के अंदर करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन चल रहा होता है तो उनको बहुत ही सभ्यता से एक दूसरे को व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल का हो। लेकिन जिस तरह से टिप्पणी की गई है, एक पुराने दल यानी जो कांग्रेस से पोजीशन में है और एक अच्छी स्थिति में है, उसको इसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस तरह जो संबोधन किया है प्राइम मिनिस्टर को, वो उचित नहीं है। उनकी एक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और प्रधानमंत्री का एक पद होता है। इस तरह का उनके लिए शब्द यूज करना उचित नहीं है, जबकि वो सीजन लीडर हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। ये समझा जाता है कि वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश उन्होंने की है उसको पैचअप करने की, क्योंकि यहाँ जो डेलीगेशन गया है उस पर उनके ऊपर कार्रवाई तो जो हमारा कंडक्ट कहता है उसके तहत कुछ ना कुछ तो होगी। और ये भी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर करता है, विचार करेगा। उनके प्रार्थना पत्र जो दिया गया है, कंप्लेंट दी गई है उनके अगेंस्ट, तो वो अब खड़गे के अगेंस्ट उस पर विचार करेगा और विचार करके अपना निर्णय देगा। वो आपको आजकल में पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं रुक कर लेती हूँ रत्नाकर सिंह जी आपका। बीजेपी जो मांग कर रही है, बार बार कांग्रेस का ये कहना है कि आप वो समय भूल गए क्या जब बीजेपी की ओर से इस तरीके की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जब वो किसी तरीके की बयानबाजी करते हैं तो उसको लेकर के क्यों ये नहीं कहते कि नहीं हम पहले अपने नेताओं से माफी मंगवा दें? आप कांग्रेस के दिए गए बयानों को तो तुरंत नोट कर लेते हैं। देखिए सुरभि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसमें प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री। वो किसी का कांग्रेस के वोटर के या भारतीय जनता पार्टी के वोटर के प्रधानमंत्री नहीं, वो सबके प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का अपमानजनक शब्द अगर उनको कहा जाएगा और वो भी आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित रूप से यह दर्शाएगा कि कांग्रेस किस तरह से मानसिक संतुलन को खो बैठी। कांग्रेस पार्टी आज सत्ता के वियोग में अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी है। आतंकवादियों को तो ये संबोधित करते हैं ओसामा जी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को अगर आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम किया गया है। इसके पहले भी कई चुनाव में आपने देख लीजिए, उनके माँ को जो है अपमानित करने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को किस तरह से अपशब्द बोलने का काम किया गया है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से दर्शाती हैं कि कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो चुकी है। इनको नहीं समझ में आता कि आलोचना और अंतर में क्या फर्क है। आलोचना करिए, आप नीतियों का आलोचना करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का आलोचना करिए, लेकिन आप अपमान करना शुरू कर देंगे जब वो भी प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में पद पे बैठे व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से देश की जनता यह देख रही है कि किस तरह से जो है आपका वैचारिक जो है निम्न स्तर पे आप पहुंच चुके हैं। जी ठीक है रत्नाकर जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ यश जी, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस से इसलिए भी पूछा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया वो हर किसी ने सुना, उसके बाद से वो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं जब उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। सर जस्टिफाई वो किस चीज को कर रहे हैं? क्योंकि ये तो साफ साफ सुना गया, उनकी हिंदी खराब हो सकती है सर, हिंदी वो टूटी फूटी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश तो उनकी अच्छी है। उन्होंने साफ शब्दों में टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, फिर वो कहते हैं कि इसे मिसलीड किया जा रहा है। सुरभि जी,
150 करोड़ की जनसंख्या का देश है ये, और हमारे देश के सत्तारूढ़ दल और खुद प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि वो हर चीज में से बात का मतलब निकाल निकाल के प्राइम टाइम न्यूज चैनल में उसके नाम पे रोने के लिए बैठे हुए हैं फालतू। हमारे साथ में पूर्व जॉइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग अमीन महोदय हैं। मैं आपको 3 पूर्व सीईसी के बारे में बताता हूं। SY कुरैशी, इन्होंने ज्ञानेश कुमार के अंडर में ECI की वर्किंग पर सवाल उठाया। OP रावत, इन्होंने ECI के आरोपों के बदले में जो रिस्पॉन्स आया उसको इन्होंने इनएडवाइजेबल और अनफॉर्चुनेट बताया। और अशोक लवासा, उन्होंने CEC और इलेक्शन कमिश्नर्स को मिली हुई लीगल इम्यूनिटी के खिलाफ सवाल उठाया। इन तीनों के बारे में मोहम्मद अमीन भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, मनमोहन सिंह भी थे, राजीव गांधी भी थे, इंदिरा गांधी भी थी। उनके बारे में खुद नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के गली मोहल्ले के फालतू नेताओं ने क्या क्या बोला है, उसके बारे में ना इनको याद आता है ना वर्तमान चुनाव आयोग को याद आता है। और ये सारी बहस टाइम पास है सुरभि जी। आज पहलगाम हमले को पूरा 1 साल हो गया। आपकी रिपोर्ट, जिसका नरेशन कोई बहुत ही पक्षपाती, शायद संघी और कॉमन सेंस का दुश्मन कोई नरेटर कर रहा था, उसमें अमित शाह जी का भी एक बयान दिखाया गया कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म कर दिया। तो कहां है वो पहलगाम के 5 आरोपी? आज 1 साल पूरा होने पर जिस सरकार को ये घेरा जाना चाहिए कि आपने पहलगाम के आरोपियों को नहीं पकड़ा है, उसने बिल्कुल 80 के जमाने के फिल्मों के विलन की तरह रोने का एक बहाना ढूंढ लिया है और पूरा मीडिया इसमें लग गया है। हमें याद ही नहीं है कि हफ्ते भर के अंदर नोएडा के मजदूर बेचारे बिना आरोप के जेलों में पड़े हुए हैं, सिर्फ अपना हक मांगने के बदले। उसके बाद करोल बाग के भी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। LPG नहीं मिल रहा है, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। मणिपुर में प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगह पता नहीं कितना तनाव है, लेकिन पूरी आचार संहिता का उल्लंघन करके, दक्षिण भारत के लोगों के रंग का मजाक उड़ा के, दुनिया भर के तमाशे करने के बाद और वो क्रिंज वीडियो बनाने के बाद रोने के लिए इस सरकार को चुनाव के 1 दिन पहले याद आया। अब रत्नाकर जी की तो ड्यूटी है, चलिए वो अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी सत्ता में बैठ के क्या सिर्फ रोने के लिए आई है? या तो रोएंगे या जाके उद्घाटन कर देंगे या कहीं के कारोबारी दोस्त को जाके देश का हिस्सा दिला देंगे। नहीं तो यश जी, प्रधानमंत्री का एक पद जो होता है उसके प्रति भी तो कोई सम्मान पूर्वक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम उस पद की तो तौहीन मत कीजिए। सुरभि जी, मैं वही कह रहा हूं। आप इस समय अमेरिका की न्यूज या वहां का सोशल मीडिया देखिए। डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका क्रिटिसिज्म जिसके जो मुंह में आ रहा है वो कर रहा है। व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर लोग कर रहे हैं। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है, जो उसको करना है कर रहा है। हाँ। लेकिन सुनिए, पूरी बात सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी भाजपा, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी भाजपा सिर्फ इसलिए रोते रहते हैं और हमारे भाई जो है उसको उसका जवाब नहीं दे पाते। अभी इन्होंने गाली दिया है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आतंकवादी कह के संबोधित किया है देश के प्रधानमंत्री को, उसके ऊपर इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये अरे आप दे दीजिए ना स्पष्टीकरण, क्यों नेहरू को, मनमोहन सिंह को, इंदिरा जी को, राजीव गांधी को कोसते रहते हो आप? क्या जो आपने कृत्य किया है आप क्या कोसते रहते हो, रोते रहते हो पूरे टाइम? रत्नाकर जी, रोते क्यों रहते हो आप? आपका नंबर आएगा तो बोल लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कह रहे थे और पहलगाम आरोपियों की बात कह रहे थे। मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने में महारत हासिल, उसमें इन्वॉल्व जो आतंकी थे उनको भी मारा गया और उनके आकाओं को भी पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मारा गया। और देखिए ये क्या है ना, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये इनका आतंक शब्द और आतंकियों से बहुत विशेष लगाव है। आतंकियों से विशेष लगाव, मैं आपको बता दूं, आतंकियों को क्लीन चिट देने का काम भी यही कांग्रेस पार्टी करती थी। और यही कांग्रेस पार्टी है जिनकी सोनिया गांधी जी बाटला इनकाउंटर में जब टेररिस्ट मारे जाते हैं, आतंकी मारे जाते हैं, तो आंसू बहाने का काम भी यही लोग करते हैं। और अफजल गुरु को छुड़ाने के लिए यही कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। तो इनका आतंक और आतंकी प्रेम जो है वो जग जाहिर है। निश्चित रूप से इनको ये जो है एक परिवार को पूजते हैं, राज परिवार मानते हैं उसको, और वो जो कहे चाहे वो सही है वो गलत हो उसको सही मानते हैं। लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं होता कि एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़े वर्ग का बेटा
जिस तरह से प्रधानमंत्री बन गया वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। यश जी, किसी और चैनल का आप सर हमारे यहाँ पर ये ना दिखाइए, कौन सा चैनल कैसे फंक्शन करता है इसको लेकर के हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे और आप वहाँ से कहीं चंद्रबाबू मत कीजिए नायडू के सर। फंक्शन की बात कर रहा हूँ सुरभि जी, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा। ये सर आप अगर कोई नायडू का क्लिप वो अगर वीडियो दूसरे है। चैनल की दिखाते हैं वो किस इंटेंशन से दिखा रहे हैं या किस मानसिकता के साथ में उसे आगे दिखाया जा रहा है सर, इसको लेकर के सर कोई क्रेडिबिलिटी हम नहीं दे सकते। मैं बता रहा हूँ सुरभि जी, हाँ तो आप बोल लीजिए सर, लेकिन वो उसे पोर्ट्रे मत कीजिए। चंद्रबाबू नायडू का ये वो वीडियो है जिसमें वो नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे सीधे बोल रहे हैं, माइनॉरिटी के बारे में नरेंद्र मोदी के लिए उनके जो विचार हैं, उनके लिए उग्रवादी हैं या आतंकवादी हैं, कौन से वादी हैं, वो सब चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं। उसके बाद उस पे तो ईसीआई ने कुछ नहीं किया, उल्टे वो उसी गठबंधन में आ गए। इसके कुछ समय पहले 2014 में एक आदमी ने, जो उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के लिए बोला था, बीजेपी ने उनको धमकियां दी थी, अभी वो बीजेपी में जाके सीएम बने हुए हैं। इनके बारे में मोहम्मद अमीन क्या कहेंगे? ठीक है, मोहम्मद अमीन जी के पास में जाऊं उससे पहले अब मैं संजीव जी का भी एक रुख कर लेती हूँ, क्योंकि वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और बहुत शांति से उन्होंने सभी को सुना। संजीव जी, इस वक्त जो स्थिति दिखाई दे रही है पूरे देश भर में, हमने इससे पहले भी देखा है कि कांग्रेस की क्या हालत हो जाती है जब भी वो प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे कोई अपशब्द कह देते हैं। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये बात कही गई थी कि कांग्रेस ये भूल जाती है कि बैठे बिठाए वो मौका खुद ही अपने हाथों से गवा रही है और मौका हमारे पाले में डाल दे रही है, क्योंकि जनता का झुकाव किस ओर है और उसके बाद इसका नतीजा, इसका आउटकम क्या निकलता है वो हर कोई देखता है। देखिए सुरभि, सच बात यह है कि राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है और खास करके कांग्रेस पार्टी को कम से कम इलेक्शन के वक्त में शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि इस गिरते हुए भाषाई मर्यादा के हमाम में सारी पार्टियां नंगी है। हम किसी एक के बारे में नहीं बोले। बिल्कुल सर। यदि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया गया या जुबान से निकल गई, मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बोलने का आशय ये रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी पेट पर फिदाइन के जैसे बम मान के कूद जाते हैं इसलिए उनको आतंकवादी कह दिया गया। निश्चित तौर पर राजनीतिक आतंकवादी ही उनका उद्देश्य था। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है, सफाई उनका लोगों ने देख लिया है। दूसरी बात, जब कभी भी हम इस तरह की राजनीति के बहसों में जब गुजरते हैं तो वर्तमान के स्टेटमेंट पर हम अतीत के स्टेटमेंट को कुरेदना शुरू कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उसके बारे में भी चर्चा कर ले। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, कुशासन के युवराज, ये देश के प्रधानमंत्री के जुबान से यदि निकला हुआ शब्द यदि शोभामय है तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो 4 कदम आगे जाएंगी। सोचना तो आपको है, सर्वश्रेष्ठ शिखर पे आप बैठे हैं। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो इसी इलेक्शन कमीशन से एक बार पूछ लिया जाए, असम चुनाव के समय वहां के मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे विपक्षी पार्टियों के लिए और खास करके एलओपी के लिए। ले लेती संज्ञान एक बार कम से कम, और कुछ नहीं तो दिखने के लिए ही सही संज्ञान लेती और एक बार पूछती। जिस तरह से आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता के द्वारा, ले लेती संज्ञान इलेक्शन कमीशन और कहती कि सफाई दीजिए आप। प्रॉब्लम क्या है कि आज के वक्त में जितनी संवैधानिक संस्थानें हैं, जिसको जानबूझ करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी वही बात कहना चाह रहे थे जो मैं कह रहा हूं कि जिस समय इलेक्शन आता है तमाम देश की उस तरह की संवैधानिक संस्थानों को खुला छोड़ दिया जाता है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो। ये सब किस पे? एक भी कोई नजीर हो तो यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के भाई मेरे प्रवक्ता बता दें कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन के वक्त किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर यदि कोई रेड पड़ी हो तो बता दे। कोई है कोई आंकड़ा तो दिखा दे। कम से कम इलेक्शन कमीशन को ईमानदार दिखना चाहिए। ईमानदारी से वो काम करे या नहीं करे हमको उससे मतलब नहीं है, जो डिसीजन लेगा वो मानेंगे हम। लेकिन कम से कम हिंदुस्तान की जनता तो भरोसा करे ना। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन इलेक्शन कमीशन तो रहेगा ना, ईडी तो रहेगा ना। ईडी के जब आंकड़े निकाल के देखते हैं तो चिंताजनक आंकड़े हैं। जितने 10-12 सालों में जितने भी ईडी के द्वारा आरोप लगाए गए उसमें से राजनीतिक दलों के ऊपर जो आरोप लगाया गया है 95% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता है और कन्विक्शन रेट उस विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर 0.46%, मतलब 1% भी नहीं। अब बताइए कितनी शर्मनाक है ये जी। और हर इलेक्शन में ये खड़े हो जाते, तन के खड़े हो जाते, विपक्षी पार्टियों के दरवाजे पर जाके खटखटाते हैं। अब इससे यदि कोई राजनीतिक आतंकवाद कह दे तो बड़ी मुश्किल है। लगातार डिबेट होगी, इस पर चर्चा होगी कि आपने कह दिया। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अब बोलने के लिए तो वो जिस इंटेंशन से उन्होंने कहा तो कहा, लेकिन उनको ये बात समझनी होगी
कि सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो आपके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दे देगी बगैर अपने नीचे देखे हुए दिए कि नीचे कितना अंधेरा है। और इस समय इलेक्शन का है, अब जनता प्रबुद्ध है, जनता को यह देखना है कि सचमुच में इलेक्शन के वजह से, इलेक्शन के ठीक बीच में हम चर्चा किस पे करें। हम जब सीधी सी बात है कि आज के वक्त में यदि चर्चा की जा रही है तो क्या जनता ये बात नहीं समझ रही है कि हमारे लिए मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए, सरकारी मुद्दे हमारे क्या हैं, क्या आतंकवादी शब्द हमारे लिए मुद्दे हैं। और एक बात और, चूंकि चर्चा चल गई है पहलगाम की, तो एक लाइन हम भी जोड़ देते हैं इसी में, क्यों न विपक्षी पार्टियां सरकार से ये पूछे कि जिस पाकिस्तान की कमर आप तोड़ दे रहे थे, जिस पाकिस्तान को आप आतंकवादी देश घोषित कर रहे थे, वो शांति का पुरोधा बना 2-3 देशों के बीच में आज मध्यस्थता कराता हुआ दिख रहा है। ये आपने अलग थलग किया, खुद अलग थलग हो गए हैं आप। आपकी विदेशी नीति इतनी कमजोर है कि देश की जनता ये बात समझ रही है। क्या जवाब है इस पे, आप बताइए ना। होना तो ये चाहिए था कि हम मध्यस्थता करते, हमारे पास वो समय था कि विश्व गुरु हम बनते, लेकिन नहीं, हम केवल और केवल राजनीति करेंगे, और वो भी घर की राजनीति, बाहर की राजनीति करेंगे उतना ही जिससे हमको लाभ मिले, हम सत्ता में बने रहे। जी साहब दिखाइए कुछ। जी ठीक है। अब अमीन सर, क्योंकि बार बार से सवाल आप पर उठ रहे हैं और चुनाव आयोग पर आखिर वाकई आम जनता भी भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है। हमने कई बार देखा है कि चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर भी हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, सवाल पूछे जाने लगते हैं। अपोजिशन पार्टियां तो अब तक सवाल पूछ ही रही थी, लेकिन आम जनता भी पूछने लगी है। नहीं, आम जनता कुछ नहीं कह रही है। आपने देखा होगा जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आम जनता वोट दे रही है, वो कुछ नहीं कहती है। वो जानती है कि कौन कितने पानी में है, किसने जनता का काम किया, तो जनता उनको चुनती है। इलेक्शन कमीशन का काम जो है हराना जिताना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट बनाना, पोलिंग स्टेशन बनाना और सुचारू रूप से इलेक्शन कराना। उसमें इन पार्टियों का अपना रोल है। उनके कैंडिडेट किस तरह आए हैं, क्या पोजीशन है उनकी, क्या उन्होंने काम किया जनता का, जनता उस हिसाब से चुनती है। अगर इलेक्शन कमीशन जिताता होता तो एक अलग बात होती। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी जिताया हराया है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन यश श्रीवास्तव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनिए एक मिनट। हाँ। दिल्ली के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये किया था डिलिमिटेशन असेंबलीज का, और क्या हुआ, 15 साल आपकी पार्टी रही। तो ये कहना डिलिमिटेशन की तरह से या हर कोई मुद्दा जो है इलेक्शन कमीशन के लिए उठाया जाता है। ये मैं जानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है एक एम्पायर की हैसियत में हमेशा एम्पायर बेईमान होता है, क्योंकि उसको खेलना नहीं आता, किसी को बॉलिंग नहीं आती, किसी की बेल उड़ जाती है, किसी को बैटिंग नहीं आती, 0 पे जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करते हैं। ये चीज गलत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ख्यात है और हमारे नियम कायदे कानून जाने जाते हैं। उन्हीं के तहत अगर दिया है उन्होंने, अगर कोई मामला बनता है तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है यश जी, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। अगर मोहम्मद अमीन जी जो कह रहे हैं वो सही है तो कायदे से इनके यहाँ होने की जरूरत ही नहीं, बीजेपी वाले खुद निपट लेंगे। ये यहाँ पे हैं ही इसलिए क्योंकि पक्षपाती रवैये को निष्पक्षता का जामा पहनाना है। यदि डिलिमिटेशन वाली बात जो ये कह रहे हैं वो सच है कि डिलिमिटेशन करके कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग 15 साल आपकी पार्टी रही है। तो कांग्रेस ही रही ना, कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ, वो आपने किया था। तो बीच में मत बोलिए, सुनिए ध्यान से। यदि ये कह रहे हैं जो सही है तो इसका मतलब है कि डिलिमिटेशन है ही एक ऐसी एक्सरसाइज जो सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग उस समय की सत्ता को कायम रखने के लिए करते हैं। ये अमीन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब है, सुनिए, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की संवैधानिक वैधता पर खुद एक पूर्व डायरेक्टर ने सवाल उठाया है। हमने नहीं कहा ये काम, हमारे आपने कहा, रिवाइंड करके देख लीजिए अमीन साहब, और बार बार बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अमीन साहब। आप अपने समय में बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हिसाब से कराया है। अब सफाई मत दीजिए, ऐसी हरकतें आप करते हैं इसलिए चुनाव आयोग सवाल के कटघरे में आता है। आयोग को कहते हैं ऐसी हरकतें चुनाव आयोग को सोशल मीडिया पर बदनाम करती है। बीच में मत बोलिए प्लीज। अब आपने मुझसे पूछा था सुरभि जी कि चुनाव आयोग क्या करेगा और कांग्रेस क्या करेगी, तो कांग्रेस ये कर रही है कि हम ये दावा करते हैं कि बिना वोट चोरी के, बिना इस गलत एसआईआर के जो बिना सेंसस डेटा के किया जा रहा है, बताइए, जनगणना नहीं हुई है लेकिन डिलिमिटेशन करने की नियत है। यदि ये हरकतें चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी को ना करने दी जाए तो ये नैरेटिव और नरेंद्र मोदी की छवि तो छोड़िए, आप पार्षद ही नहीं जीत सकते। ये मैं हर बार कहूंगा। आप बिना चुनाव आयोग से सांठगांठ किए
बिना 99% बैटरी के ईवीएम के, बिना गलत एसआईआर, बिना गलत डिलिमिटेशन, बिना वोट चोरी के आइए, हमारे एक एक सवाल का जवाब दीजिए। हमें ये बताइए कि आपने एक व्यक्ति को गठबंधन में कैसे जाने दिया जिसने नरेंद्र मोदी को जो बोला था वो मैं अभी दिखा चुका हूं। कैसे आपने एक मंत्री को पार्टी बदल के मुख्यमंत्री बनने दिया और उसके बाद वो कुछ भी बोले जा रहा है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आप कांग्रेस के नाम पे रोने बैठे हैं। कांग्रेस के बनाए हुए संविधान में चुनाव आयोग है, जिसके दम पर आज आप पूर्व डायरेक्टर लिख के यहाँ बैठे हुए हैं। अमीन साहब, इलेक्शन कमीशन बेईमानी करता है तो 14 इलेक्शन कमिश्नर इस समय बेईमानी कर रहा है और भाजपा ने इलेक्शन कमिश्नर को जो इम्यूनिटी। रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं यश श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपने आरोप कई सारे लगा लिए हैं। अमीन जी, मैं आपके पास बस 2 मिनट में आ रही हूँ सर, 2 मिनट में आ रही हूँ। रत्नाकर जी को एक बार सुन लेते हैं। रत्नाकर जी, ये आपका डर बोल रहा है, ये गलत नियत बोल रही है। कई बार सिद्ध कर चुका हूँ आप देखिए हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं। मैं बोलूं जी? सुरभि जी देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यश जी, ये बैठ के यहाँ पे दावा करने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दावा करता हूं मैं कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ चोरी हुई है, वहां चोरी। ये तमाम तरह के दावे करते हैं और इनके नेता भी करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी इस तरह का निष्पक्ष काम नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका बैठी हुई है। अगर कोई संवैधानिक संस्था अगर अपना दायित्व तो पूरी तरह निभा नहीं रही है तो न्यायपालिका के पास वो जाएंगे। और इनके तमाम नेता तमाम बार उसी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ईवीएम का मैटर लेकर के, एसआईआर का मैटर लेकर के, तमाम मैटर लेकर के गए और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको और उल्टे पाव बन, क्योंकि इनका जो आरोप है वो एजम्पशन बेस्ड आरोप है, वो पूरी कल्पना बेस्ड आरोप है। और कल्पना जो आप करते हैं वो कल्पना तो आप कहानियां लिखिए, किताब बांटिए लोगों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पे इनको बार बार इनको लौटाया है वापिस, क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात मैं आऊंगा, अभी हमारे संजीव भाई कह रहे थे कि आज कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया गया है मुद्दा नहीं है, मुद्दा तमाम जो है वो विकास के मुद्दे होने चाहिए। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं वही चीज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को चुनाव में कोई मुद्दा मिलता है तो वो चुनाव में जाए और लोगों को बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लोगों का कल्याण नहीं किया है? भाई तमाम तरह की चीजें आप वहां पे जाइए, बताइए, जनता आपकी बात सुनेगी और उसके हिसाब से वोट करेगी। लेकिन आपके पास आज के डेट में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु का चुनाव हो। हर चुनाव में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी की मां तक को गाली देने का काम, अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया है। तो क्या देश की जनता नहीं देख रही है? क्या देश की जनता नहीं है समझ रही है कि जिस व्यक्ति ने इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को उभार करके चौथी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस व्यक्ति का यह संकल्पना है कि 2047 तक वो विकसित भारत करेगा, जिस व्यक्ति का यह कृत संकल्प है कि वो पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत बनेगा, वह व्यक्ति के ऊपर आप इस तरह का आलंकन लगाते हैं और उसको आतंकवादी कहते हैं। सर, आज इन बातों पर जब आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, सर जब आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि क्या बीजेपी की ओर से कभी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी नेता की ओर से नहीं किया गया, कांग्रेस पार्टी के लिए या उनके नेताओं के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए? देखिए सुरभि जी, चुनावी समर में लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन किसी ने भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से आतंकवादी नहीं किया और यह निश्चित रूप से बिल्कुल निंदनीय है। आप चाहे किसी को बार डांसर कहते वो चल जाएगा, आप किसी को चाहे बार डांसर कहते वो चल जाएगा। अगर ये सम्मान करते हैं देश के प्रधानमंत्री के पद की, उस गरिमा की, तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं यश जी का रुख करूं, रत्नाकर जी ठीक है मैं समझ गई, इससे पहले मैं यश जी का रुख करूं, मैं एक बार फिर संजीव कौशिक जी का रुख करना चाहती हूं। संजीव जी, किस प्रकार की राजनीति होती चली जा रही है ये दिन पर दिन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाकई अब विकास के मुद्दों को लेकर किस तरीके की चर्चा नहीं होती, जितना की कभी मर्यादित भाषाओं को लेकर के चर्चा हो जाती है, कभी इस बात को लेकर के कि कौन किस धर्म को साधना चाहता है, कौन किस जाति को साधना चाहता है। देखिए सुरभि, मेरे समझ से अब हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा,
किसी भी विपक्षी पार्टी के ऊपर लगाइए या सत्ता के ऊपर लगाइए, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता के नब्ज को राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि ऐन वक्त पे किस तरह से इसे डाइवर्ट किया जाए और कैसे ये वोट देंगे। तो फिर महिलाओं को साथ लीजिए, हर जगह। बिहार में 10,000, हमने देखा असम में 9,000 अरुणोदय योजना। तो जो जिस जगह पे है सत्ता में बना हुआ है, तो उसकी कोशिश यही है कि किस तरह से एक ऐसे वर्ग को, एक नया वर्ग है, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और लगातार वो आंकड़े भी दिख रहा है आपको, लेकिन मूलतः जो बात है, जो समस्या है, वो छिपी हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित तौर पर केंद्र में सरकार है, साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है। विपक्षी पार्टियों के पास उस तरह से साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अपने तरीके से अपने क्षेत्र में उस तरह से कुछ कर भी नहीं सकती बहुत ज्यादा। तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत और सर्वाइव करने की जरूरत आज के वक्त में विपक्षी पार्टियां कर रही है, और वो दिख रहा है, सीधा हर स्टेट में दिख रहा है। चाहे केंद्र में भी विपक्षी पार्टियों को कितनी अहमियत मिलती है वो दिखाई दे रहा है। मुश्किल ये है कि देश में जब कभी भी मजबूत सरकार होती है तो सबसे ज्यादा हानि जनता की होती है। सरकार बननी चाहिए, बहुमत में बननी चाहिए, हम ये भी कहते हैं, लेकिन जब कभी भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है तो जनता की भावनाओं का दोहन और सारी संस्थाएं बेलगाम हो जाती है। उसे सरकार जब जैसे चाहे उस तरह से उसका इस्तेमाल करती है, डरती नहीं है। और पिछले ये तीसरा टर्म है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार 2 टर्म में, तो जो चाहे सो करे। तो वो राजनीतिक जो फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा तो राजनीतिक दल उठा ही रहे हैं, लेकिन जनता का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जैसे हम 2-3 दिन तक लगातार इस मुद्दे पर चर्चा किए, किस तरह से आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। एक सरकार एक बिल लाती है, उसे पारित करा लेती है, सारे लोग खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं, 3 साल के बाद में उसी बिल को धराशायी कर देती है, सरकार ही धराशायी कर देती है, और ये ठीकरा विपक्ष के सर पे फोड़ दिया जाता है कि विपक्ष की वजह से ऐसा हो गया। अब किसको ये बात समझ में नहीं आती है कि आपके पास जब उचित संख्या बल नहीं था तो वो गिरना ही था, और किस मुद्दे पर चर्चा करते रहे लगातार 2 दिनों तक हम। तो इसी तरह से सरकार ने या राजनीतिक दलों ने, खास करके जो मजबूत हैं, उन लोगों ने जनता के नब्ज को पकड़ लिया और उसी पर वो खेलने का प्रयास करते हैं। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। इसमें जनता छली जा रही है। होना यह चाहिए था कि जिस पार्टी की जहां पे सरकार है 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, उससे सवाल क्यों ना पूछे जाए कि आज भी वहां की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों आपको 15 साल के बाद में भी आपको वक्त मिलना चाहिए। लेकिन ये पूछने के लिए वक्त नहीं है किसी के पास। हम किसी और मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। और निश्चित तौर पे संवैधानिक संस्थानों के जो विश्वसनीयता, जो साख है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़ा हुआ है पिछले 10-12 सालों में। ये बात भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो साफ दिखाई देता है। जब मैं आपके पास आऊं, आप सर ये वीडियो तब दिखा दीजिएगा। मैं संजीव कौशिक सर, एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूंगी, क्या आप वाकई ये मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं अब दबाई जा रही है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जब अपनी किसी आवाज को उठाने की कोशिश वीडियो के माध्यम से भी करते हैं या किसी गवर्नमेंट को मॉक करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रहे, और उनके वीडियोस तक गिरा दिए जाते हैं, उन पर भी कंट्रोल जमाने की कोशिश हो रही है। फिर भी हम इसी देश में रहने वाले हैं, और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से मनमोहन सिंह के जैसे पगड़ी पहन करके और राष्ट्रीय चैनल पर मिमिक्री करते हुए लोग एंजॉय करते थे और हंसते थे लोग। कभी एक बार भी किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया। यहाँ तो पूरा चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। आपको मुख्य धारा की मीडिया, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मतलब कि मुख्य धारा की मीडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया पर इस तरह से कंट्रोल है कि एक टास्क दिया जाता है जैसे कि इसी मुद्दे पर लाके आपको पटकना है और इसी मुद्दे पर बातचीत करनी है, और क्या बोलना है आपको, किस मुद्दे पर बात करनी है, महत्वपूर्ण क्या है, इस तरह से गाइडलाइन। और ये सर्वविदित है, हम किसी एक के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल है। आज हम ये नहीं कहते कि विपक्षी पार्टियों की सरकारें पहले थी तो वो कंट्रोल नहीं करती थी, उनका भी कंट्रोल रहता था। किसी अखबार में, कुछ किसी टीवी में कोई अपना उनका रहता था, कभी कोई आलेख लिखवा ले, कभी कोई एक खबर चला दे। लेकिन आज के वक्त में पूरे संस्थान पर सरकार, आज की संस्थान उससे 4 कदम आगे जाते हुए पूरे संस्थान पर कब्जा है। अब मुझे बताइए कि क्या आज के वक्त में मिमिक्री करना, कटाक्ष करना, आलोचना करना, व्यंग करना, सरकार से सवाल पूछना गुनाह हो गया है क्या? अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका चैनल आज सुबह में कल सुबह में ब्लॉक हुआ है, लाखों सब्सक्राइबर थे, उस पर हम भी बैठे थे, ब्लॉक कर दिया गया केवल इसलिए कि सरकार से वो सवाल पूछते थे। ये नहीं होना चाहिए। आप आज के वक्त में जबान किसी की बंद नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म बंद कीजिएगा, दूसरा प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा आदमी। तो ये
आसान काम नहीं है आज के वक्त में, लेकिन तब भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है सरकार। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। रत्नाकर जी आपके पास आओ। यश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर मैं उनका रुख कर लेती हूँ। यश जी, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मुझे रत्नाकर जी का रुख करना है। जी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में एलपीजी की कमी के कारण बंद हुए उद्योग व्यवसायों के मजदूर सूरत स्टेशन पर वापस अपने घर जाने की जद्दोजहद में पुलिस की लाठी खा रहे हैं। ये वो वीडियो था जो मैं अभी दिखा रहा था। अब यूपी में चुनाव अगले साल है और बिहार में हो चुका है, इसलिए उनके मजदूरों की कोई परवाह नहीं की गई। उसी सूरत स्टेशन से बंगाल अपने वोटर भेजने के लिए वहां झंडे लेके बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं और वहां स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये इनका गवर्नेंस है। कायदे से चुनाव आयोग को बीजेपी पर पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयां करनी चाहिए, जिसकी बजाय ये अमीन साहब जैसे कई लोग कई चैनलों पर बैठ के बीजेपी की पैरवी करने में लगे हुए हैं। जबकि पूर्व सीईसी 3 के नाम मैं आपको बता चुका हूं, वो वर्तमान चुनाव आयोग की पूरी प्रणाली पर संदेह उठा चुके हैं और उसका प्रमाण आप, मैं, खुद रत्नाकर जी, अमीन साहब सब जानते हैं। ये कितनी वोट चोरी कर रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा के इनने वोटर आईडी जारी कर दिया, कुत्ते बिल्ली के वोटर आईडी जारी कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप का वोटर आईडी जारी कर दिया। उसके बाद भी इनमें ये ऑडेसिटी है कि ये हमसे प्रमाण मांगते हैं। तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए दुख की बात है। एक प्रधानमंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि उसने देश को क्या दिया। तो नरेंद्र मोदी ने देश को कुछ नहीं दिया है, देश का सब कुछ लेके अपने दोस्तों को देने में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश सारे पॉइंट्स होने के बाद भी कांग्रेस कहां चूक जा रही है? वो जनता का भरोसा जीत नहीं पा रही है। वही बता रहा हूँ, जीतने की बात, इसीलिए तो चुनाव आयोग, यही तो चुनाव आयोग का रोल है, इसीलिए तो अमीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये पूरा नैरेटिव जो आज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि कल जब इनकी चोरी और फर्जी एसआईआर और नकली लिस्ट के दम पे ये जीते तो लोगों के दिमाग में सवाल ना उठे। उसके लिए ये नैरेटिव 1 दिन पहले 2 दिन पहले गढ़े जा रहे हैं, ठीक वोटिंग के पहले। और आज की तारीख में जब सवाल ये होना चाहिए कि पहलगाम के आरोपी कहाँ है, ये फर्जी एनकाउंटर दिखा के जो इनने किया था, उसके बाद खुद इन्हीं के लोगों ने खंडन कर दिया कि वो तो श्रीलंका चले गए, कोई कह रहा है नेपाल भाग गए, कोई कह रहा है कहीं चले गए, फिर कहने लगे कि हमने तो मार दिया। अगर मार दिया तो फिर आप ऑपरेशन सिंदूर करने कहां गए थे? उस ऑपरेशन सिंदूर की रात में मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया गया कि हमने तो वो पोर्ट उड़ा दिया, वो एयरपोर्ट उड़ा दिया। उसी एयरपोर्ट पर अभी, सुरभि जी सुनिए, उसी एयरपोर्ट पर ईरान और अमेरिका के लोगों को पाकिस्तान ने लैंड किया है और वहां नेगोशिएशन मीटिंग चली है। ईरान हमारा पुराना दोस्त है था। सर, ये बात तो आपको भी पता है कि नूर खान एयरबेस पर किसका कंट्रोल है? उन्हें उसे ठीक करने में कितना समय लग जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर कब की बात थी? नहीं, बात ये हो रही है जी कि आपने, यानी कि सरकार के लोगों ने झूठ बोला, हमने ये पोर्ट उड़ा दिया, वो एयरपोर्ट उड़ा दिया। आज किसका कंट्रोल है उससे मतलब नहीं है, आपने झूठ बोला। और आप असली आतंकवादियों को पकड़ने की बजाय पहले तो आपने पूरे देश को युद्ध के सामने खड़ा कर दिया। हमने आपको पूरा सपोर्ट दिया और उसके बाद आज आपने जो स्थिति खड़ी की है, हमारे लिए देश में, दुनिया में समर्थन करने वाला कोई नहीं। जवाब देना चाहता हूं जी, अपनी बात रख लीजिए। अब देखिए, मुझे भाई यश श्रीवास्तव की बातों का जवाब बहुत ज्यादा देना नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता जो है यह जानती है कि जब हमारे वीर सैनिक, जो हमारे देश के सैनिक जब किसी को मारते हैं, जाके उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग उसको कहते हैं कि चिड़िया को मार कर। तो ये इनकी मानसिकता है और ये तमाम जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, सेना पे नहीं, हम सुन तो लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु। भाई साहब, हम आपने सवाल उठाया, सेना के पीछे मत छुपिए, आपको जितना बोलना है बोलिए। नहीं बोला और मैं आपकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। आप नहीं दे पाओगे, लेकिन आपको जितना बोलना है आप बोलो। सुन लीजिए, अब रत्नाकर जी, आपको जितना बोलना हो आप बोलिए। आप सेना के बातों को रखूं, मैंने 10 मिनट तक रखिए, बातों को सुना। बिल्कुल रखिए, पर सेना के पीछे मत छुपिए। हाँ, पर सेना के पीछे मत छुपिए। ठीक है। सेना के पीछे जनता जो है कितनी गंभीरता से इनकी बातों को लेती है, वो तो देश की जनता ने तमाम चुनाव के समय भी इनको बता दिया है कि आप जो कहते हैं उसका परिप्रेक्ष्य क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, देश की जनता ने बता दिया। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा संजीव भाई के बात के ऊपर। ये कह रहे थे कि एक ऐसी सरकार देखी कि जो जानती थी कि संख्या बल नहीं है, फिर भी वो बिल पास कराना चाहती थी। मैं आपको बता दूं संजीव भाई कि आपको शायद याद होगा कि यही इंडी गठबंधन के लोग जो है
मणिपुर हिंसा के बाद किस तरह से, यह जानते हुए कि उनके पास उतनी संख्या बल नहीं है कि सरकार को गिरा सकते हैं, फिर भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी मंशा को, हम अपने मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में, सदन में ला करके उसको रख करके और देश की जनता को बता सकते हैं। और हमने बताया कि हम जो अमेंडमेंट लाना चाहते थे उससे देश की बेटियों को 2029 में ही उनको अधिकार मिल जाता, लेकिन ये सर, लेकिन किस अधिकार की बात कर रहे हैं? 2023 में जो बिल पास हो गया, आप दोबारा से उसे संसद में लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद से परिसीमन जोड़ करके, और आप ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रहे थे। सर, ये हमारा तो ना दीजिए। 2011 के सेंसस का जिक्र आप कर रहे थे, जिसे खारिज कर दिया गया था पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बिल्कुल गलत। नहीं, मणिपुर वाला मत बोलिए। है वो लाया गया मणिपुर में सर बीजेपी के कितने लोग चले गए थे जब मणिपुर जल रहा था? मणिपुर आज भी उसी आग में झुलस रहा है। कितने लोग चले गए सर? ये बातें यहाँ बैठ करके ना कहिए सर। सुरभि जी, मैं अपनी बातें पूरी करूं? बिल्कुल कीजिए सर, लेकिन तथ्यों के आधार पर जवाब कीजिए। देना चाहता हूं, मैं अपनी बातें पूरी करूं? बिल्कुल सर। बात यहाँ पे हो रही है कि लोकतंत्र में अगर संख्या बल कम है तो क्या वो सदन में अपनी बातों को नहीं रख सकते? क्या उन मुद्दों को नहीं रख सकते? क्या उस पर चर्चा नहीं हो सकती? संजीव जी ने तो ये बात भी कही है कि वाकई में कई इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को शट डाउन किया गया क्योंकि वो मॉक करते हैं। सर, उन्होंने तो इस बात का भी जिक्र किया सर। पूछ लिया आपने, प्रश्न पूछ लिया, उसका पूरा जवाब देने दीजिए मुझे। आपने प्रश्न जो पूछा है उसका ही सर, क्योंकि आप एक ही बात को गोल गोल घुमा रहे हैं सर। मेरे पास इतना समय नहीं है। संजीव भाई ने जो मुद्दा उठाया था वही जवाब दे रहा था। सर, कहा क्या जो मुद्दा उठाया तो उस मुद्दे पर बात कीजिए ना सर। एक ही बात को रिपीट कर करके बार-बार मैं आपको मौका देकर के सर मैं समय नहीं बर्बाद कर सकती। आपके दृष्टिकोण से ये लगता है कि मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ। मैं तो संजीव भाई की बात का जवाब दे रहा था। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। मैं जवाब नहीं दूं, इन्होंने जो आरोप लगाया है तो हमारे सर, आप दीजिए ना, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, तो पूरा जवाब ले लीजिए, फिर प्रश्न पूछिए, 100 प्रश्न पूछिए, बैठे हैं जवाब देने के लिए भाई। मैं वही कह रहा था कि लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है कि अगर कोई मुद्दा होता है, भले संख्या बल ना हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम उसको लेकर आते हैं और देश की जनता के सामने उसको चर्चा करते हैं और चर्चा में निष्कर्ष निकलता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये हम जरूर करते हैं और आगे भी करेंगे और हम कृत संकल्प है। महिला आरक्षण संशोधन बिल लाएंगे ही लाएंगे और 2029 के पहले इसको पास करके भी दिखाएंगे। दूसरी बात ये बोल रहे थे संजीव भाई की सारी चीजें आज कंट्रोल्ड है, सारी चीजें अभिव्यक्ति की आजादी को जैसे ये पूरी तरह से मान मर्दन कर दिया गया, समाप्त कर दिया। भाई सवाल पूछने की आजादी इस देश में पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। यही राहुल गांधी अगर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दिया गया होता, आप सुनिए रत्नाकर जी, परमाणु बम, सुन लीजिए, हाइड्रोजन बम, ये तमाम तरह के बम ये जो है आकर के ठीक है रत्नाकर जी, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है। आपने कहा बोलने की आजादी है। सर, मैं आपको बताती हूँ, पुलकित मनी, डॉक्टर निनो यादव, नेहर, हु, द वायर और इसके अलावा डक के बाद मिस्टर जेठवानी, एक्टिविस्ट संदीप, सर ये कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको अचानक या तो बैन कर दिया गया, उनके अकाउंट्स डिलीट हो गए, उनके वो वीडियो जो कि सबसे ज्यादा वायरल हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे, वो हटवा दिए गए। एक पॉपुलर अभी इन्फ्लुएंसर का वीडियो ध्रुव राठी ने शेयर किया, क्यों? क्योंकि उसे इंडिया में जानबूझकर उसके अकाउंट पर बैन लगवा दिया गया था। यश जी सुरभि जी, एक लेटेस्ट स्कैंडल सुनिए बीजेपी का। दुनिया की सबसे खराब घटिया सड़कें बनाने वाले नितिन गडकरी जी ने अभी एक नया प्रपोजल दिया है कॉन्क्लेव में। उनका कहना है कि आप E85 से लेकर E100 तक की बातें कीजिए, क्योंकि पेट्रोल का इंपोर्ट हमें महंगा पड़ रहा है। इंपोर्ट इसलिए महंगा पड़ रहा है क्योंकि इनकी विदेश नीति फेल है। लेकिन आपके लिए इसका असर यह पड़ेगा कि आपने E20 पेट्रोल के चक्कर में आज से सिर्फ 4 साल पुरानी गाड़ियां आपके लिए बेकार हो गई। यदि आपकी गाड़ी 4 साल से ज्यादा पुरानी है तो वो खराब होने लगेगी, क्योंकि 20% एथेनॉल गाड़ी के इंजन में पानी पैदा करता है। अब ये E85 लाएंगे, E100 लाएंगे, यानी आप इंजन छोड़िए, गन्ने की मशीन लगा लीजिए, उससे अपनी पहिए चलाइए। ये चाहते हैं आप लोन भरें, आप EMI भरें, आप महंगी गाड़ी खरीदें, उस पे गाड़ी के मेकर्स आपको वारंटी और इंश्योरेंस का क्लेम भी ना दें, क्योंकि एथेनॉल की जिम्मेदारी वो नहीं लेते। और उसके बाद वाहवाही हो इनकी और रोए ये कांग्रेस के नाम पे। ये हो रहा है।
ये चुनाव में, इतिहास में और लोगों के अपमान की बात करते हैं। इनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यही नहीं मालूम कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। ये इनकी हालत। तो जो बात मैं शुरू में कह रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, तमाम विवादों में घिरे होने के बावजूद वो व्यक्ति, क्योंकि अमेरिका का लोकतंत्र शायद ज्यादा उजागर है, ज्यादा जागरूक है, आज भी आप अमेरिका के राष्ट्रपति के उसके मुंह पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, वो अपने रास्ते चला जाएगा, आपके सामने रोने के लिए कोई नहीं रुकेगा। लेकिन भाजपा सरकार के पास रोने के अलावा कोई काम है ही नहीं। इसलिए रोज एक नया मुद्दा ढूंढ के कभी सेना के पीछे छुप जाएंगे, कभी किसी की वरिष्ठता के पीछे छुप जाएंगे, कभी महिलाओं के पीछे छुप जाएंगे। छुपने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। यही इनका सच है और देश की जनता को यह पहचानना पड़ेगा कि बिना चुनाव आयोग, वर्तमान चुनाव आयोग जो ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों के कारण बिगड़ा हुआ है, बिना उसके साठ गांठ के ये पार्षदी भी नहीं जीत सकते हैं। ये याद रख लें अच्छी तरह से। फिर आपने चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया। अब मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है सर, एक बार फिर मैं अब अमीन जग का रुख कर लूं। सर, बार बार घूम फिर के बात आ जाती है चुनाव आयोग पर, आखिर वो पारदर्शिता क्यों चुनाव आयोग नहीं कायम कर पा रहा है कि घूम फिर करके सवाल वहां आ ही जाता है? देखिए श्रवी जी, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है जी, इतना इलेक्शन कमीशन बेईमान हो चुका है आज की डेट में कि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, तमिलनाडु में किसी और की सरकार है, केरला में किसी और सरकार है। आप देखिए इतना बेईमान है कि बंगाल में भी सरकार चुनाव आयोग की वजह से होता है। हर काम चुनाव आयोग बेईमानी से करता है, जिसकी वजह से इनके लीडर। आपने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो वाले कांड पे कुछ नहीं बोला, बरेली से भी जीतते हैं। आपने ब्राजीलियन मॉडल के केस में कुछ नहीं बोला। बेकार की बातें मत कीजिए, जो हर पार्क में घूमने वाला संघी करता है वो मत कीजिए आप। तो मैं कहता हूँ नहीं है, आप जैसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमें पुराने चुनाव आयोग पर विश्वास है, हमें निष्पक्ष चुनाव पर विश्वास है। आप पर विश्वास कतई नहीं है। हमें पुराने चुनाव आयोग पर विश्वास है। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, खुद संविधान के बने हुए चुनाव आयोग से निकल के आए हैं आप, जिसको आप कोस रहे हैं बैठ के। नहीं किराया लेना किसी से। चलिए ठीक है, बस क्योंकि अक्सर समय नहीं बचा है और इसी वजह से अब आप सभी का मुझे धन्यवाद करना पड़ा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।